Hello everyone, welcome to ExamVat. I am Palash Singh and I am going to be your English tutor. I am a student at Jawaharlal Nehru University and I will help you prepare for your CUET exam. Before getting started, अगर आप लोगों को अब तक ये नहीं पता है CUET PG की फ्री क्लासेस चल रही हैं. If you guys haven't checked it out yet, please do check it out. और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe and join the Telegram channel to be updated on the latest news of ExamVat. Okay, so let's get started. CUET का सिलेबस एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आप लोगों ने जो 12th तक पढ़ाई करी है इंग्लिश की वही है. इंग्लिश CUET में बहुत अच्छा स्कोर पाने के लिए हम लोगों ने लास्ट बैचेस में देखा 8000 बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया. इसका मतलब ये है कि CUET में बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में पाना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है. आप लोग अगर बहुत थोड़ा सा भी एफर्ट मारें तो ये काम हो सकता है. You do not need to study 4 hours a day, 3 hours a day, 1 hour a day or even 15-20 minutes a day. You just have to know what you have to study and how you have to study. सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है. पेपर आप लोगों को पता है 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस उनमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे. 45 मिनट का पेपर रहेगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी. बाय द टाइम यू डन विद दिस कोर्स आप लोग उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देखते ही आपको चमकेगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट थिंकिंग कि कौन सा आंसर, कौन सा रूल, कौन सा ग्रामेटिकल एरर, यडा यडा. तो फिर सिलेबस स्टार्टिंग में आपको दे देगा रीडिंग कॉम्प्रहेंजन. कॉम्प्रहेंजन का मतलब होता है अनसीन पैसेज. आपने करे होंगे ये बचपन में 6th to 10th क्लास में अनसीन पैसेजेस. वो सीन पैसेजेस भी आ जाते हैं, अनसीन पैसेजेस भी आ जाते हैं. उसमें वो आपको एक स्टोरी दे देगा 300 वर्ड्स 350 वर्ड्स की लिखी है, बट वो आपको छोटा सा पैराग्राफ दे देगा और वो पैराग्राफ किसी भी तरीके का हो सकता है. उस पैराग्राफ में आपको तमाम तरीके की चीज़ें लिखी होंगी. यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स. इट कैन बी अ फैक्चुअल कॉम्प्रहेंजन. फैक्चुअल कॉम्प्रहेंजन का मतलब इट विल बी फुल ऑफ फैक्ट्स, इट विल बी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे वो आपको कुछ भी बता देगा. जैसे आई एम फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो फिर वो आपको कुछ भी लेट्स से अबाउट JNU बताना चालू कर देगा. ओके यडा यडा दिस वाज स्टार्टेड ऑन दिस डेट बाय दिस पर्सन. ठीक है, इसका इनॉग्रेशन ये हुआ, इसका ओके दिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, दिस इज इन सदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली. आपको फैक्ट्स के संग भर देगा. अभी इसका वाइस चांसलर ये हैं, इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं. तो दिस वोंट बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपको इसमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा. ओके, हु इस्टेब्लिश्ड जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, JNU. सिंपल आएगा. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C, D. और अगर आपने उस पैसेज को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है और इवन ध्यान से भी नहीं पढ़ा है तो भी आप उसको देखते ही आप आंसर कर सकते हैं. आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है. सबसे ईजीएस्ट और सबसे स्कोरिंग पार्ट रहता है फैक्चुअल पैसेजेस. ये सबसे स्कोरिंग पार्ट रहता है. इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू आर डन विद दिस कोर्स, बाय द टाइम यू आर डन विद दिस, अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग एट ऑल ऑफ द लेक्चर्स एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग जस्ट अ लिटिल बिट एवरी डे, इसमें आपको स्कोर में कोई इशू नहीं होने वाला है. नेक्स्ट अप इज द नैरेटिव पार्ट. नैरेटिव कॉम्प्रहेंजन में आपको एक स्टोरी दे देगा, लेकिन वो स्टोरी में उतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं रहेगा. इट वोंट हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. इट विल बी स्टोरी विद डीपर मीनिंग. उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग रहेगा. जैसे इट विल बी अ स्टोरी अबाउट लेट्स से अ चाइल्ड एंड अ फार्मर, एंड द चाइल्ड, एक चाइल्ड रहेगा, एक फार्मर रहेगा. द चाइल्ड समहाउ मेल्ट्स द हार्ट ऑफ अ हार्टेड फार्मर. वो फार्मर बहुत गुस्सैल आदमी, ही इज अ वेरी एंग्री पर्सन, वेरी स्टबर्न पर्सन. ही फाइट्स विद हिज वाइफ, ही हैज, बट द चाइल्ड मेल्ट्स हिज हार्ट एंड टर्न्स हिम इनटू अ सॉफ्ट, लविंग एंड डीप नर्चरिंग पर्सन. अब वो आपको ये स्टोरी देगा, बट इट विल हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन इट. इट विल हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन. उसमें बातें सीधी सीधी नहीं बोली जाएंगी, इसमें बातें घुमा फिरा के बोली जाएंगी. अगर आप इसको ध्यान से, if you can only read it and understand it, then you can answer all of these questions because they will be very simple questions. जैसे अगर कोई भी कहानी में आपने उस स्टोरी को समझ लिया तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं. ओके, वो बच्चा यहाँ पे गया, फार्मर केम ओवर हियर, व्हाई डिड द फार्मर चेंज, हाउ डिड द चाइल्ड गेट द फार्मर टू
चेंज, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बट you need to develop the capacity to understand, you need to develop the capacity to comprehend. आपको समझने की जो क्षमता है उसको विकसित करना पड़ेगा, तब जाके आप इनके आंसर्स को दे पाएंगे। ये भी सबसे स्कोरिंग पार्ट है, आपको 100% मार्क्स दिलवाएगा ये कॉम्प्रहेंजन पैसेजेस, 100% मार्क्स, क्योंकि आप देखिए आपके सामने ही क्वेश्चन है, सामने ही आंसर है, इसमें आपको 4 ऑप्शन में से आंसर नहीं ढूंढ रहा है, इसमें जो स्टोरी दी है उसी में आंसर है, तो ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप विल बी ए लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज में स्टोरीज के एक्सेप्ट्स रहेंगे, एक्सेप्ट्स यानी कि थोड़े से पैसेजेस रहेंगे। आपने एलिस इन द वंडरलैंड के बारे में सुना होगा, आपने कोई और नॉवल के बारे में सुना होगा, आपने शेक्सपियरियन नॉवेल्स के बारे में सुना होगा, तो फिर उनमें से आपको कोई एक्सेप्ट उठा के दे देगा कि आप इस पैसेज को पढ़िए, और उस पैसेज में से आपको एक छोटा सा अबाउट, क्योंकि ये लंबी नॉवेल्स हैं, इनमें से पिनोकियो हो गया, इनमें से आपको छोटा सा एक पैसेज दे देगा और आपको उसमें से कैरेक्टर्स दे देगा, ठीक है ये एलिस है, ठीक है ये पिनोकियो है, ये है, ये वो है, और आपको इसमें से उस स्टोरी में से आपको आंसर करने हैं। घबराइए नहीं, उस स्टोरी का आपका प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आपका उस स्टोरी पढ़ा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, बस उस पैसेज में से आपको देगा। उसको लिटरेरी कॉम्प्रहेंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक एक्चुअली रिटन नॉवेल्स या रिटन बुक्स में से उठाई गई होती हैं। ये भी आपको 100% मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि सेम लाइकवाइज जैसे फैक्चुअल है, जैसे नैरेटिव है, वैसे ही लिटरेरी वाला रहता है। इनमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है, सारे क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और सारे आंसर्स आपके सामने रहेंगे। आपने कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको धीमे धीमे थ्रू प्रैक्टिस रियाज कर करके आपने एक कैपेसिटी डेवलप करनी है कि आप कोई चीज़ पढ़ें और आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। आपको पता भी नहीं चलेगा कितना, बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट आपको एक करते करते आ जाएगा। नेक्स्ट अप सिलेबस में इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब वही अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंजन, आपको कितने विस्तार से आप समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे वो आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा, उसके मीनिंग्स ये वही बेसिकली कॉम्प्रहेंजन एबिलिटी की तरह। फिर आपको दे देगा रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब ये जो रीअरेंजिंग द पार्ट्स है ये थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है। अगर आपके ये वाला जो पार्ट है अगर ये वेरी वेरी ईजी है तो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा वेरी इजी रहेगा, थोड़ा वेरी कम रहेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये आपको घुमा के क्वेश्चंस दे देगा, आपको 4 स्टेटमेंट्स देगा। ये जैसे हमने लास्ट टाइम CUET में देखा, बच्चों ने जो पेपर्स अटेम्प्ट करे उसमें आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दे देगा और आपसे बोलेगा ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। अब आपने इनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। जब आप उस सही ऑर्डर में अरेंज करने जाएंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस सिमिलर साउंड करेंगे। एज से स्टार्ट हो रहा है, एज से स्टार्ट हो रहा है, किसी एक के एंड में फुल स्टॉप रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि चलो ये वाला तो लास्ट में जाएगा। फिर किसी एक के स्टार्टिंग में कोई प्रोनाउन रहेगा, इधर कोई प्रोनाउन रहेगा, ही, जैसे ही हो गया, शी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे as the minister entered the room he sat on the chair एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने बस उनको अरेंज करना है। तो फिर आपको ऑप्शंस दे देगा ए सी डी बी, सेकंड ऑप्शन बी सी डी ए। अब आपको जब पेयरिंग करना आ जाएगा, ये कॉम्प्रहेंजन का पार्ट है और पेयरिंग का पार्ट है। जब आपको पेयरिंग करना आ जाएगा, जब आपको कॉम्प्रहेंजन समझ में आ जाएगा इस बात बोली क्या जा रही है, तब आप एक क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा चलो फुल स्टॉप है, लास्ट है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में चलो इधर से स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली कैपिटल में नहीं रहेगा, ये वाली चीज़ रहेगी। एक सेकेंड, जो प्रोनाउंस रहेंगे वो भी स्मॉल में रहेंगे, तो फिर ये आपको घुमाने के लिए, ताकि आप समझ ना पाए। बट जैसे जैसे आपका कॉम्प्रहेंजन का कैपेसिटी डेवलप होगा, आपको ये चीज़ें इतना इजी लगने लगेंगी कि आप देखते से आंसर कर पाएंगे। बट दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगेन, लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ
टूल फॉर कम्युनिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड की तरफ पॉइंट किया, अगर आप इसको बोर्ड नहीं बोल पा रहे हैं तो यू लैक समवेयर। अगर आप इस पेन को पेन नहीं बोल पा रहे तो यू लैक समवेयर। लाइकवाइज अगर कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट, तो फिर आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज में पीछे रहेंगे। बस अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रहेंजन का खेल है, बाकी सब ग्रामर आपको तुरंत देखते से चमकने वाली है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, जस्ट हैव टू फॉलो अलोंग। नेक्स्ट अप, ठीक है, तो ये वाला हमने अनसीन पैसेज देख लिया। अनसीन पैसेज में जो रहेगा नॉट वेरी डिफिकल्ट, जो रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ये भी थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, उतना इजी नहीं रहने वाला है। फिर आएगा चूजिंग द करेक्ट वर्ड। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इजी। अगर ये वेरी वेरी इजी था, ये वेरी इजी है, तो ये इजी है। वाई? बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से घुमा के आते हैं। जो क्वेश्चंस बनाने वाले होते हैं वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन भेजते हैं। इसमें आपको बेसिकली मेनली क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस, कनेक्टिंग वर्ब्स, इसमें कोई वो नहीं रहता कि एडजेक्टिव आपको एंड, इन, तो कॉन्जुगेशंस। तो फिर आपको जब समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि क्या पूछा जा सकता है, इसमें बस आपको वर्ड दे देगा, एक ब्लैंक स्पेस दे देगा, और उस ब्लैंक स्पेस के अंदर आपको एक वर्ड, 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपने उसमें पुट करना है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या डाला जाए। वो एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकता है, और स्मॉल फ्रेज भी हो सकता है। तो आपको जब समझ में आए कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड में एक 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 1 वर्ड का भी हो सकता है, इन, एंड, ऑन, अबाउट, इन हो सकता है, एंड हो सकता है, ऑन हो सकता है। अब आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि कुछ जो आंसर्स इसमें दिए गए होते हैं वो बहुत स्टूपिड आंसर्स होते हैं। धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा अरे इन भी है, ऑन भी है, अबाउट भी है, अंडर भी है, बिलो भी है, इनसाइड भी है, इनटू भी है, इनटू, ऑन टू, फर्क नहीं समझ में आएगा कि इन और इनटू का फर्क नहीं समझ में आएगा। तो जैसे जैसे आप धीमे धीमे हमारे संग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको इन का, इनटू का, ऑन टू का, अबव और ऑन का, जहाँ कहाँ पे इनटू यूज़ होना है, इन सब चीज़ों का जो बहुत स्लाइट नुआंसेस होते हैं, कहाँ पे बाय यूज़ होना है, कहाँ पे विद यूज़ होना है, कि हम कटिंग बाय अ नाइफ क्यों नहीं बोलते, कटिंग विद अ नाइफ क्यों बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे बहुत स्टूपिड तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप देखते ही आप लोग को धीमे धीमे समझ में आने लगा कि कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ही स्टूपिड ऑप्शंस होते हैं। धीमे धीमे आप एलिमिनेशन के थ्रू सारे ऑप्शंस को कैंसिल आउट करना सीख जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन, और ये जो ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स भी आप लगाना बंद कर देंगे, बिकॉज यू नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर CVT, यू विल गेट objectively better at understanding English. You will objectively get better at English. You will be able to speak better English. You will be able to understand better English. आप लोगों को ये एलिमिनेशन और ये पेयरिंग, इन सब चीज़ों का यूजेज है, आपको पेपर में हेल्प करेंगी, बट स्टिल यू वोंट नीड देम, क्योंकि आप उनको देखते ही ऑप्शंस को समझ पाएंगे कि क्या सही तरीका क्या है किसी बात को कहने का। Choosing the correct word, easy. Synonyms and antonyms. This is not easy for a lot of you. For a lot of you, this is not easy. Why? क्योंकि आप एक डिक्शनरी नहीं रट सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लें। ये सेम चीज़ें हैं, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी को एक ही पेयरिंग में रखते हैं हम। क्यों? अगर आपको वर्ड पता है, वोकैबुलरी पता है, तो आपको मीनिंग पता है, मीनिंग पता है तो उसका सेम मीनिंग भी पता होगा, सेम मीनिंग पता है तो उल्टा मीनिंग भी पता होगा। तो बेसिकली वर्ड्स की नॉलेज, की आप वर्ड्स कितना जानते हैं। इशू ये है इसके संग, यू कैनॉट लर्न अ डिक्शनरी, यू कैनॉट सिट एवरी डे एंड रीड, ओके मैं आज 10 पेज डिक्शनरी के पढ़ूंगा, या देर इज़ नो गाइड विच आई कैन रिकमेंड टू यू, ओके दीज आर द वर्ड्स विच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, दिस 150, ये कुछ 150,000 वर्ड्स हैं, इनको रट के चले जाओ, आपको एग्जाम मिल जाएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो इसका उपाय ये है, यू विल हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू नो अ वर्ड। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से द वर्ड हैप्पी। हैप्पी, आपको कैसे पता हैप्पी का मतलब क्या होता है? आपको इसलिए पता है हैप्पी का मतलब क्या होता है क्योंकि आप एक वर्ड को किसी भावना से एसोसिएट करके बैठ चुके हैं। आपने अपने दिमाग में एक भावना को एक नाम दे रखा है। इसी बात को अगर हम हिंदी में बोलें तो हम इसको बोलते हैं खुशी। अब हम खुशी सुनते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई, हम खुशी बोल के भी वही चीज़ महसूस करते हैं, हमें हैप्पी बोल के भी वही चीज़ महसूस करते हैं, क्योंकि चीज़ या फिर जिस 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 बात को हम कहना चाह रहे हैं वो बात वही है, लेकिन उसके लैंग्वेजेस अलग हैं। अगर मैं यहीं किसी जैपनीज़, रशियन, चाइनीज़ में किसी में लिख दूँ कि ओके दिस इज़ हैप्पीनेस, बात वही रहेगी, हैप्पीनेस फीलिंग वही रहेगी, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करनी है तो आपको एसोसिएशन, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, कैसे आप किसी चीज़ को देख के अपने दिमाग में उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। जैसे पेन देख के आपके दिमाग में पेन शब्द क्यों आता है, या पेन शब्द सोच के आपके दिमाग में पेन ये वस्तु क्यों आता है। आप पेन शब्द सोच के अगर इसको समझ पा रहे हैं तो आपको पता है कि इसको पेन कहते हैं। लाइकवाइज अगर हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, कोई भी वर्ड हम ले लेते हैं वर्ड इनॉर्मस, पता होगा सबको इनॉर्मस वर्ड सोच के, किसी को नहीं भी पता है तो इसका मतलब होता है ह्यूज, यानी ह्यूज का सिनोनिम होता है स्मॉल का एंटोनिम होता है। कैसे हमें पता कि ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज सुनते ही आपके दिमाग में विशाल, बहुत बड़ा, इनॉर्मस। जब आप इनॉर्मस शब्द सुन के अपने दिमाग में विशाल किसी बहुत ही बड़ी चीज़ को इमेजिन करेंगे, तब आपका दिमाग एसोसिएशन स्टार्ट करेगा, ओके दिस इज़ इनॉर्मस। जब आप किसी चीज़ का स्मॉल को देख के आप अपने दिमाग में किसी छोटी वस्तु को, किसी कलम, सुई, बटन, तब आपका दिमाग उसको स्मॉल से एसोसिएट करेगा। आपने हर चीज़ को, हर किसी भी शब्द को, किसी भी वोकैबुलरी में किसी भी शब्द को आपने यूज़ करते ही उसका मीनिंग समझने के लिए उसको अपने दिमाग में एक फीलिंग या एक थॉट से एसोसिएट करना पड़ना, एक भावना से एसोसिएट करना पड़ेगा। धीमे करके आप दिन का 15 मिनट डेली वॉक करते हुए, गाने सुनते हुए, रोड पर चलते हुए, या कहीं पे भी खाली बैठे हुए फ़ोन में चलाते हुए, आप डेली 10 to 15 मिनट्स, डेली का 5 to 10 वर्ड्स। आपने रटना नहीं है ओ टिमट का मतलब छोटा होता नहीं, दैट इज़ नॉट द वे। आप नहीं रट सकते, आपको 5 से 10 वर्ड डेली, ओके ये एक वर्ड है, हम इसको एक फीलिंग से, एक किसी भावना से या फिर किसी इमेज से अपने दिमाग में एसोसिएट करेंगे। आप 5 वर्ड्स को डेली एसोसिएट करो, आपको उनमें से 3 गारंटी याद होंगे, और वो गारंटी इस पेपर के लिए नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए याद होंगे। आप जब एग्ज़ाम्स में एसेज लिखोगे, जब आप बाहर जाने के लिए, कभी फॉरेन में जाने के लिए आप आईएलटीएस दोगे, टॉफल दोगे, आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे, तो आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि आपका वोकैबुलरी में कमांड आ जाएगा। आप देखोगे कि बोलते बोलते आप शार्पर वोकैबुलरी, आप जो बात बोलना चाह रहे हो आप उसको क्लियर और बेटर वेज में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो ये दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग, दिस विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये एकमात्र तरीका है इस चीज़ों में एक्सेल करने का। करेगा क्या ये? आपको कैसे क्वेश्चंस देगा? ये ऐसे क्वेश्चंस दे देगा आपको। एक सेकेंड, ऑलराइट, अभी आपको कैसे क्वेश्चंस देगा? ये आपको बोल देगा फायर इज टू वाटर, एंटोनिम्स दे दिए, ऑपोजिट्स दे दिए। अब इधर आपको बोल देगा बोलेगा आपको डिसहार्टनिंग
और उसका आपके सामने देगा क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन रख देगा, A B C D। जो सा ऑप्शन आपको, जिस दिन आपने फायर का आपने दिमाग में बना रखा है गर्म, पानी का अपने दिमाग में बना रखा है ठंडा, डिसहार्टनिंग का जिस दिन आपने अपने मन में इमेज बना लिया कि ओके थोड़ा सा मायूस हुआ, आपने वो फीलिंग आपको समझ में आ गई, तो आप अपोजिट सीधे से बता दोगे कि मायूस हुए की फीलिंग अपोजिट क्या रहती है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, तो बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड हो। तो आप सीधा आंसर देखोगे सीधा ही एनकरेजिंग। आप सीधा आंसर देखोगे, आपको इस वर्ड को रटने की ज़रूरत नहीं। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। अगर मान के चलिए आपने इसका मीनिंग समझ लिया, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसका सेंस समझ में आता है, थॉट समझ में आता है, आप बाकी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अरे इसका मतलब ये है, इसके ऑपोजिट में क्या ये वो सेंटेंस मीनिंग बना रहा है, नहीं, क्या ये बना रहा है, नहीं, क्या ये बना रहा है, नहीं, आपको पता चल जाएगा ओके ये 4th वाला है, दिस इज समवॉट क्लोज, not exactly close, this is somewhat close, and this is what happens. It is what happens in these type of exams कि आपको डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं देगा, वो आपको ऐसे सिनोनिम्स देगा which sound like there's something different but they're exactly the same thing, बस वो थोड़ा डिफरेंट साउंड करते हैं। तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दे देगा, या फिर आपको बोलेगा कि ओके सेम ऐसे सिनोनिम्स दे देगा, और नहीं तो क्या करेगा, और बताते हैं आपकी ये चीज़ प्रैक्टिस और रियाज, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, डिलीजेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। आपने स्कोर करना है, 200 में 200 स्कोर करना है, और आप कर सकते हैं। और सिर्फ स्कोर के लिए नहीं, आपको ये जेन्युइनली चीज़ लाइफ लॉन्ग बेनिफिट करेगी अगर आप डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपको क्या दे देगा, ये दे देगा इडियम्स दे देगा, फ्रेजेस दे देगा, और आपसे बोलेगा इसका मीनिंग बताओ। आपको कोई इडियम दे दिया ऐसे A B C D, अब आप बोलोगे कि मैं इडियम कैसे याद करूं, वर्ड्स का आपने बता दिया कि वर्ड्स को एसोसिएट करके याद करना है, इडियम्स कैसे याद करूं। आपको इडियम्स याद करने के लिए भी सेम ही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस बात का अगर आप ध्यान से सोचे तो कोई सेंस नहीं बनता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अपने आप में अगर आप उस बात को सोचे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इंडिविजुअली आप एक एक बात को अगर सुने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दिस इज टॉकिंग अबाउट समवन हु इज एक्चुअली एट फॉल्ट, अक्यूजिंग समवन ऑफ बीइंग रॉन्ग। आपने उस थॉट का, उस फीलिंग का एक एसोसिएशन बनाया उस बात से, तो आप उस जैसे ही वो ऐसी कोई चीज़ होती है आप तुरंत वो बोल देते हैं मुहावरा, उल्टा चीज़ तो वो बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुरंत बोल देते हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उस भावना को इस चीज़ से एसोसिएट कर लिया है। और ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में होती है, आपको कॉन्शियसली याद नहीं करके रखते आप हिंदी के फ्रेजेस की कि किसी आनी बिल्ली खम्मा नोचे, यू डोंट लर्न दीज थिंग्स, बट ये आप एसोसिएट करते करते याद कर जाते हैं। लाइकवाइज इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको कोई भी इडियम है, कोई भी फ्रेज है, आपको जो बात वो कही जा रही है उस बात पे थोड़ी देर गौर करना है, थोड़ी देर तवज्जो देनी है, थोड़ी देर फोकस करना है, और उसको एक आइडेंटिटी या फिर एक थॉट में एसोसिएट कर लेना है, और आपके दिमाग में आंसर सामने आ जाएगा। आपको इधर भी अगेन जस्ट लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, आपको इधर भी पता चलेगा कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से 1 या 2 या 3 भी, चलो 2 सिमिलर, 2 डिसेंट डिफिकल्ट हो सकते हैं, 3 चलो हो सकते हैं, ठीक है, तीसरा वाला भी। एक तो इतना ही वाहियात, इतना स्टूपिड आंसर दिया गया होगा कि आप उसको देखते समझ जाएंगे कि तो बात ही कुछ उल्टी ही बात कह रहा है। 2 बार ये, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये दोनों भी जो ऑप्शंस होंगे उसमें भी बात कुछ बहुत ही डिफरेंट बात कह रहा है, एज लॉन्ग एज आप समझ सकते हैं। वी कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टार्ट किया था, एक वर्ड था पूरा कॉम्प्रिहेंशन। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने जो लिखा है वो क्या लिखा है, आपसे बोला क्या जा रहा है, आपसे कम्युनिकेट क्या किया जा रहा है, आपसे कन्वे क्या किया जा रहा है। आपने इस चीज़ में अगर मास्टरी कर ली,
भले ये वेरी वेरी इजी आप इसमें भी स्कोर करेंगे, ये वेरी इजी आप इसमें भी स्कोर करेंगे, ये इजी है इसमें भी स्कोर करोगे, ये नॉट वेरी इजी है इसमें भी स्कोर करेंगे, ये भी नॉट वेरी इजी है इसमें भी स्कोर करेंगे। आपको प्रैक्टिस डेली, और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि आप सीयूईटी के एग्जाम से एक वीक पहले 10 घंटा दिन का भी पढ़ लेना, 10 घंटे दिन का भी पढ़ लेना रेगुलर फॉर 7 डेज, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कमांड डेवलप होने में टाइम लगता है, और टाइम बल्क वाला टाइम नहीं है, टाइम उतना ही है। इफ़ यू लुक एट इट, लेट्स से एग्जाम से 10 दिन पहले 10 आवर्स अ डे, 100 आवर्स इफ़ यू लुक एट इट। लेकिन आप इफ़ यू लुक एट लाइक दिस 10 to 30 मिनट्स रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है, एनीवेयर फ्रॉम let's say 2 6, let's say anywhere from 50 days, तो 10 minutes times 500, that's 500 minutes। इधर से लगा लो तो भी फिर भी भाई 1500 minutes, that's not a lot, this is 10 hours, this is, how do I say, 5, this is not a lot of time, it's less than this, but it will help you score better। आप जितना छोटे टाइम्स को लॉन्गर ड्यूरेशन पे कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं पेपर से पहले 10 दिन पहले 10-10 घंटे के मैराथन लगा के देख लूँ और ग्रामर सीख जाऊँ, यू वोंट बी एबल टू डू इट। ये रेगुलर प्रैक्टिस का चीज़ है। जैसे आपको खाना खाना है, जैसे आपको सोना है, वैसे ही आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना है। लास्ट में देख लेते हैं, ये सीयूईटी की वेबसाइट से उठाया गया है। आपको जो उन्होंने एग्जैक्टली लिखा है वही सब कुछ इधर से, इसमें मेरा कुछ भी अपना बनाया हुआ नहीं है। क्या लिखा गया है इन्होंने अपने सिलेबस में, लैंग्वेज टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। विल बी टेस्टिंग वंस प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। बेसिक वही चीज़, ये आपसे पूछेगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, पैसेज से पूछ लेगा, ग्रामर से पूछ लेगा, वोकैबुलरी से। अब कैसे करेगा वो, उस पैसेज में क्या होगा, उस पैसेज में पूछेगा कि आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग फलाना दिस, और उस पैसेज में वर्ड दिया गया होगा। आप वो एक अंडरलाइंड वर्ड दिए गए होंगे, बोलेंगे इसका मीनिंग बताओ, ठीक है। आपको कोई वर्ड दिए होंगे अंडरलाइन दिए होंगे, बोलेंगे इसका ऑपोजिट बताओ। तो वो सिनोनिम एंटोनिम जो था वो डायरेक्टली नहीं आया, डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि टेल सिनोनिम ऑफ दिस, लेकिन वो इधर आ गया, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी, वही वोकैबुलरी आपने देखा सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स फ्रेजेस, उसमें से ही आ जाएगा। In the comprehension section, candidates will be evaluated on their understanding of passage and central theme। central theme का क्या मतलब होता है कि वो आपको पैसेज में अगर कोई कहानी है किसी बच्चे के बारे में, आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। कि जैसे आपसे कोई किसी नॉवल के बारे में पूछा है कि मेरे कैरेक्टर है मार्था, वो पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज मार्था, तो फिर उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, ऑप्शन ए, मार्था वाज अ श्रूड एंड क्रूल पर्सन। आपसे बोलेगा ओके मार्था वाज अ स्वीट नाइस काइंड लेडी। वो आपसे बोलेगा ओके मार्था वाज क्या कहते हैं आइसोलेटेड सेल्फ सैबोटाइजिंग एंटी सोशल पर्सन। ऐसे ही आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देगा। आपने अगर उसका नैरेटिव समझ में किया, स्टोरी में आपको सेंट्रल थीम समझ में आया कि किस टाइप का, और ये डायरेक्टली पैसेज में नहीं गिवन होगा, कहीं पे भी ये नहीं गिवन होगा कि जो आंसर में लिखा है ये लाइन नहीं गिवन होगी, लेकिन मार्था के बारे में एक स्टोरी होगी और उसमें से आपको बताना होगा। तो आपने अगर उस स्टोरी को समझा, ये बताना इज नॉट टू डिफिकल्ट। समटाइम्स थोड़ा घुमा के आता है लेकिन इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। फिर नेक्स्ट अप, द ग्रामर सेक्शन इंटेल्स करेक्टिंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक सेंटेंसेस द अप्रोप्रिएट वर्ड। फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए, वही आपके प्रेपोजिशंस, ये वो आपको बोलेगा ऐसे इसमें ये लगाओ, 1-2 लाइन के रहेंगे। अब उसमें एक पार्ट ऑफ ग्रामर नहीं, इसमें तमाम पार्ट ऑफ ग्रामर है। वो हम इन डेप्थ इन डिटेल जाके एक एक पोर्शन में कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लगता है और वो वर्ड ही क्यों लगता है, और कहाँ पे एक्सेप्शन होता है वो एक्सेप्शन क्यों होता है, हम किसी बात को कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं, वो हम इन डिटेल में जाके समझ रहे होंगे। मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स यूज देयर इन, ठीक है। आपने उसी पैसेज में कोई वर्ड दे देगा, उसका मीनिंग बताना है, वही बात रिपीट कर रहे हैं लोग। अप्रोप्रिएट वर्ड्स,
ठीक है। क्वेश्चंस ऑन सिनोनिम्स एंटोनिम्स विल बी चेकिंग वंस कमांड ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। वही बात इन्होंने दोबारा कह दी कि आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने चाहिए, सीधे सीधे नहीं पूछेगा, आपको पेयर्स में बना के पूछ लेगा कि ये बताइए फायर वाटर उसकी तरह बता दीजिए, एंटोनिम्स बता दीजिए, आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेट पैसेज में पूछ लेगा कि इसका सिनोनिम एंटोनिम बता दीजिए। डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि टेल द सिनोनिम ऑफ दिस, टेल द एंटोनिम ऑफ दिस, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको सिनोनिम एंटोनिम्स मिलने वाले हैं एक डिसेंट नंबर्स के लिए। यही है सीयूईटी का सिलेबस, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई बुक ऐसी नहीं बनी गई है जो इंटायर ग्रामर आपको सिखा सके। इट इज़ अप टू अस, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू बॉन्ड बिटवीन अस कि आप कितना एफर्ट डालते हैं और आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो आपको इंटायर ग्रामर सिखा सके, क्योंकि इट्स प्रैक्टिस, इट्स अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। तो ये आपका रहेगा। अगर आप हमें हमारी दोस्ती को कंटिन्यू करते हैं, अगर आप मेरी बात फॉलो करते हैं और जिस हिसाब से इन डेप्थ जाके हम पढ़ाएंगे आप उसको फॉलो कर पाते हैं और अपने आप से ट्रू रह के प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि यू विल बी स्कोरिंग वेरी वेरी हाई। इस साल जो हमारे जूनियर बैचेस थे, इस साल के जो बच्चे हैं, उन्होंने 8,000 स्टूडेंट्स scored 200 out of 200. 8,000 is a big number. If 8,000 students can do it, then you can do it too. So paper is going to be very easy, and I hope you guys will follow along, and it's going to be a fun journey. So thank you everyone for watching. अभी आप लोग को, जैसे आप लोग को पता है कि CUET PG की फ्री क्लासेस चल रही हैं, स्टिल इट्स रिमाइंडर, इफ यू गाइज वांट टू चेक इट आउट, इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट येट, प्लीज डू चेक इट आउट। लिंक यहाँ पे रहेगा। अगर आप लोगों ने यूट्यूब का चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ गेट सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करें सारी लेटेस्ट वीडियोस, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सारे लेटेस्ट वर्कशीट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।